सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारी वन संपदा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारी वन संपदा जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती है, उसके बारे में जानते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 6 हमारी वन संपदा। पाठ परिचय जानेंगे। वन हमारे देश की अमूल्य संपदा है, ऐसी जिसका कि हम मूल्य भी नहीं आंक सकते। ऐसा जो वन है, ऐसी हमारी धन है, हमारी संपत्ति है, ऐसी वाली। वन में विभिन्न प्रकार के पेड़, पशु, पक्षी एवं जड़ी बूटियां होती हैं। गत वर्षों में इस संपदा को काफी क्षति पहुंची, काफी हानि पहुंचाई गई है संपदा को मनुष्य के द्वारा। इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उपस्थित हो गई है। अब सरकार का ध्यान वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की ओर जा रहा है कि हम कैसे वनों की रक्षा कर सकते हैं, उनको उनमें और ज्यादा कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी भी देश के लिए उसकी वन संपदा अत्यंत बहुमूल्य होती है। भारत के लिए भी उसकी वन संपदा अमूल्य है। भारत में प्राचीन काल से ही वनों का बहुत महत्व रहा है। इन्हीं वनों में हमारे ऋषि मुनि तप करके ज्ञान प्राप्त करते थे। किसी भी अगर हम देश की बात करें, किसी भी राष्ट्र की बात करें, तो उसके लिए उसकी जो वन संपदा है, यानी जो पेड़ पौधों रूपी जो संपत्ति है, वो बहुत बहुमूल्य, बहुत ज्यादा कीमत है उसकी। और ऐसे ही भारत के लिए भी, हमारे लिए तो यह अमूल्य, हम इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे देश में वनों का, जंगलों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। जो हमारे ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, उन्होंने वनों में ही तपस्या कर सिद्धियों को प्राप्त किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है। वनों में ही प्रसिद्ध आचार्यों के आश्रम हुआ करते थे। इन आश्रमों में राजपूत और सामान्य वर्ग के लोग, बच्चे विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण किया करते थे। हमारे महान ग्रंथों की रचना भी इन्हीं वनों में हुई है। हमारे देश के महान राजा वृद्धावस्था में अपना राजपाट संतान को सौंप कर शेष जीवन बिताने के लिए वनों में चले जाते थे। इस प्रकार ये वन भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। औषधीय दृष्टि से भी वनों का अपना विशेष महत्व है। तो हमारे जो वन संपदा इसलिए भी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में क्या होता था, जो राजा के जो राजपुत्र हो गए और भी सामान्य लोग भी वनों में जाते थे, जो वहां पर ऋषि मुनि रहा करते थे, उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, आचार्यों से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। और बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ है वो वनों में ही ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं। जो प्राचीन जो राजा भी हुए हैं, जब उनका बुढ़ापा आता था तो क्या होता था, राजपाट सब अपने बच्चों को दे देते थे और वनों में चले जाते थे बाकी का जीवन बिताने के लिए, तपस्या करने के लिए। इसीलिए जो वन है हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और औषधियां, या हम कह सकते हैं दवाइयों की दृष्टि से भी इनका बहुत ज्यादा महत्व है। आदि काल में जब मानव शिकार करके तथा अन्य साधनों से भोजन प्राप्त करता था, तब वह पूर्णतः वनों पर ही आश्रित था। ये वन मनुष्य के खाने के लिए फल, पहनने के लिए वल्कल, छाल, चमड़ा आदि तथा पशुओं के चारे की पूर्ति करते रहे हैं। तो प्राचीन काल में जब मानव को और कुछ नहीं आता था, केवल शिकार करना आता था, तो वह भोजन जो प्राप्त करता था या तो पशुओं के से या फिर वृक्षों से ही प्राप्त करता था। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं वो ज्यादातर वृक्षों पर ही निर्भर था, क्योंकि वहीं से उसे फल मिलते थे खाने के लिए, पहनने के लिए, हम कह सकते हैं पत्तियां, छाल आदि, वो सब उनको पहना करता था। और पशुओं को भी जो चारा है वो इन्हीं वनों से, पेड़ पौधों से मिलता था। कृषि विकास के साथ साथ वनों का हार होना आरंभ हुआ। भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए वृक्षों का उन्मूलन आरंभ हुआ। घरेलू और कृषि उपकरणों का निर्माण, औद्योगिकरण तथा ईंधन की आवश्यकता के लिए वृक्षों को अंधाधुंध रूप से काटा गया। इसी कारण देश के अनेक हरे भरे अंचल जो प्राकृतिक सुषमा से भरपूर थे, बंजर बनकर रह गए। इन बंजर स्थानों पर भूक्षरण की समस्या देश के लिए सिरदर्द बन गई। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी सभ्यता का, संस्कृति का विकास हुआ, लोग कृषि करना सीख गए, तो कृषि के लिए वनों को काटा जाने लगा। बहुत सारे घरेलू सामान बनाने के लिए औद्योगिकरण होने लगा, बहुत सारे उद्योग धंधे चलाए जाने लगे। और फिर ईंधन जलाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए थी, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो लगातार वृक्षों की कटाई की जाने लगी, जिसके कारण जो हमारा हरा भरा जो देश था, हमारी जो हरी भरी धरती थी, वो क्या हो गई, जो सुंदरता से भरपूर थी, बंजर वनों में बदल कर रहेगी, खाली हो गई बिल्कुल। और यहाँ पर भूक्षरण की समस्या सबसे ज्यादा, यानी कि जो मिट्टी का जो कटाव होता है ना, मिट्टी जो कट कट कर नदियों में, समुद्रों में जो बहती है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत सिरदर्द है ये हमारे लिए। विश्व के देशों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि भारत में वनों के प्रति अधिक उपेक्षित व्यवहार रहा है। यहाँ ईंधन
के लिए लकड़ी पाने, औद्योगिकरण के लिए भूमि पाने के लिए, भूमि आदि के लिए वनों का अधिकार ह्रास हुआ है। विश्व में वनों का क्षेत्रफल कभी 40% था, जो अब घटकर 3% रह गया है। इसके बावजूद अनेक वन अपने मूल रूप में बचे हुए हैं। इसके कारण वे वन क्षेत्र अगम्य हैं अथवा उनके वृक्ष वर्तमान उद्योग के लिए उपयोगी नहीं है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या भी वनों के ह्रास के लिए जिम्मेदार है। कुछ अविकसित तथा विकासशील देशों में यह गति और भी तीव्र है। कृषि विकास के लिए वनों का उन्मूलन निरंतर जारी है। तो कह रहे हैं कि अगर हम और देशों की तुलना में अपने भारत को देखें तो यहाँ और ज्यादा वन काटे गए हैं। लकड़ी पाने के लिए, ईंधन के लिए, औद्योगिकरण, भूमि, कृषि के लिए भूमि, सब कुछ के लिए वृक्षों को लगातार काटा जा रहा है। पहले पूरे संसार में जो वन थे 40% थे और अब घटकर केवल 3% रह गए। तो और जो बचे भी है ना, वो केवल इसलिए कि उन या तो वो उपयोगी नहीं है या फिर आजकल की जो हमें चाहिए जो जैसी लकड़ी वो नहीं दे पाते, वरना वो भी कट जाते। और ज्यादा जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके अभी ये भी एक मुख्य कारण है कि वन कम होते जा रहे हैं। कृषि जो लगातार, जब जनसंख्या बढ़ती है तो खाने के लिए चाहिए, तो कृषि का विस्तार हो रहा है और इसीलिए भी वनों को काटा जा रहा है। भारत में वनों का नियमित एवं वैज्ञानिक प्रबंध लगभग 150 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं में वन विकास और उनके संरक्षण पर बल दिया गया। सन 1952 में एक स्पष्ट वन नीति की घोषणा की गई जिसमें वनों की रक्षा पर बल दिया गया। पड़ती भूमि और पहाड़ी ढलानों पर नए वन लगाकर देश की भूमि के 1/3 भाग में वन विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत में वनों का वर्तमान क्षेत्रफल देश की कुल भूमि पर 22% है। तो हमारे देश में अगर हम बात करें तो 150 साल पहले ही जो वनों के लिए वैज्ञानिक जो प्रबंध है वो चालू हो गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जो गई, जो लगातार उसमें इस पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा वन लगाए जाए, उनकी देखभाल संरक्षण की जाए, उनकी रक्षा की जाए। और सन 1952 में एक नीति आई जिसको हम कह सकते हैं वन नीति, और कहा गया कि वनों की रक्षा की जाए, ज्यादा से ज्यादा वन लगाए जाएं। तो जो पहाड़ी भूमि है, जो परतदार भूमि होती है पहाड़ों की भी और वैसे भी, उनमें नए नए वन लगाए गए और ये संकल्प लिया गया कि 1/3 भाग पर वन होंगे। और इस समय अगर हम देखें भारत पर जो वनों का क्षेत्रफल है वो 22% है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव एवं काष्ठ आधारित उद्योगों को ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता तीव्रता से बढ़ी है। प्लाईवुड, विभिन्न प्रकार के बोर्ड, खेलकूद के सामान, कागज तथा माचिस उद्योग के लिए लकड़ी की भारी मांग है। अनेक उद्योग तो आशंकित है कि यदि देश में वृक्षारोपण का कार्य तीव्र गति से नहीं किया गया तो उनके उत्पादन में बहुत कमी आएगी। हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए जो लकड़ी पर आधारित, कास्ट यानी कि लकड़ी पर आधारित उद्योग है वो भी बढ़ रहे हैं। उनके लिए कच्चे माल यानी कि लकड़ी की आवश्यकता होती है, ईंधन के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लाईवुड बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के बोर्ड, खेलकूद का सामान, कागज, सब में लकड़ी ही लगती है, माचिस सब में लकड़ी की लगती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को ना उगाया गया तो इनका उत्पादन कम हो जाएगा, इन उद्योगों का। बांस, यूकेलिप्टस, फर तथा अन्य कई जातियों के वृक्षों से वनों में उत्पन्न घास से हमारे देश में कागज निर्मित होता है। कागज निरंतर महंगा होता जा रहा है, तो बांस का पेड़ हो गया, यूकेलिप्टस का पेड़ हो गया, और भी कई प्रकार के पेड़ हैं कि जब ये पेड़ लगते हैं तो उनके आसपास जो घास उत्पन्न होती है उससे कागज बनता है और कागज भी लगातार महंगा हो रहा है। अब तो साधारण आय के व्यक्तियों के लिए स्कूली किताबें और कॉपियां खरीदना भी कठिन होता जा रहा है। समस्त उत्तर पूर्वी अंचल में खेती के लिए धुआंधार नष्ट किए गए, वन धुआंधार नष्ट किए गए। इसमें भूक्षरण और पर्वत स्खलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो उत्तर भारत की बात करें, उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर खेती के लिए लगातार वनों को काटा जा रहा है, लगातार धुआंधार कटाई हो रही है और इससे क्या हो गई है, भूक्षरण और पर्वत स्खलन यानी कि पर्वत सरकने लगे हैं। हिमालय के कच्चे पहाड़ संसार के पर्वतों में सबसे युवा समझे जाते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में अधिक सड़क निर्माण और वृक्ष उन्मूलन के कारण उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही है। पर्वतों में अंधाधुंध कटान की दोहरी मार इनके अस्तित्व को भयानक रूप से चुनौती दे रही है।
प्रतिवर्ष वर्षा का पानी अपने साथ इन वनस्पति विहीन नंगे पहाड़ों से करोड़ों टन मिट्टी बहाकर नदियों में ले जाता है। इससे देश में विनाशकारी बाढ़ आती है। तो कच्चे पहाड़ जो कि युवा पहाड़ कहे जाते हैं हिमालय के, उनमें भी क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण हो रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है, तो वो बहुत कमजोर हो गए हैं। तो बच्चों इससे क्या हो रहा है कि जब लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है तो ये पहाड़ और ज्यादा कमजोर हो गए हैं। और जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो जो इन ये पहाड़ जो कट कट के इनसे जो मिट्टी होती है वो बह बहकर नदियों में आती है। जब तेज वर्षा से बहेगी मिट्टी तो नदियों में पहुंच जाएगी। नदियों में इस कारण से क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो होती हैं पेड़ों के कटने के कारण ही। अधिक काष्ठ उत्पादन के लिए कई राज्यों में वन विकास निगम स्थापित किए गए हैं। यद्यपि देश में वृक्षारोपण की दिशा में अधिक सचेत हुआ है, तथापि वनों के अधिक नष्ट किए जाने के कारण स्थिति नाजुक दौर में पहुंच चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा लकड़ी के उत्पादन के लिए कई राज्यों ने वन विकास निगम को भी स्थापित किया है, लेकिन हमारा देश इस दिशा में सक्रिय तो है, लेकिन उतना नहीं जिस आधार पर वनों को नष्ट किया गया है। अभी हमारी जो स्थिति है बहुत ही नाजुक दौर में है हम, यानी कि ऐसी स्थिति में है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वन लगाने की आवश्यकता है। न केवल काष्ठ तेल जड़ी बूटियां देने अथवा जलवायु को नियंत्रित रखने के कारण वन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विविध प्रकार के विचित्र एवं आकर्षक जीव जंतुओं के लिए भी वन आवश्यक हैं। इनके लिए राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों की स्थापना की गई है। भारत में 16 राष्ट्रीय उद्यान एवं 172 अभयारण्य हैं। तो क्या कह रहे हैं कि केवल हम वनों से हमें लकड़ी तेल जड़ी बूटियां और ये ही नहीं प्राप्त होती, जलवायु को नियंत्रित ही नहीं करते, बल्कि ये वनों में ही हमें अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, वो भी हमें मिलते हैं वनों से ही, वनों में ही हमें देखने को मिलते हैं। और उन सभी के जीवन के लिए भी वन जरूरी है। इसी के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए गए हैं। 16 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में और 172 अभयारण्य है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इन पर्यटन स्थलों को और अधिक आकर्षक एवं सुविधापूर्ण बनाने के प्रयास जारी हैं। इनमें कुछ के नाम उल्लेखनीय है, तो बहुत अच्छे हैं ये, यहाँ पर आप घूमने भी जा सकते हो और इनको और सुंदर बनाने के लिए और इनमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ के नाम दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं कौन कौन से। जैसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, बांदीपुर उद्यान कर्नाटक में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, मुंडूमलई अभयारण्य तमिलनाडु, जलदापाड़ा अभयारण्य पश्चिम बंगाल और घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में है। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो आप यहाँ जरूर जाइएगा। भारत के वनों में सिंह, बाघ, गैंडे, हाथी, जंगली भैंसे आदि संसार भर के सैलानियों के लिए प्रमुख आकर्षण है। यानी कि विदेशियों को सैलानी यानी कि जो विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं उनको भी आकर्षित करते हैं। ये अपने आकर्षण मांसल धारीदार शरीर तथा अनोखे स्वभाव के कारण बाघ को देखना सभी पसंद करते हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर होता है, धारियां बनी होती हैं और एकदम हष्ट पुष्ट शक्तिशाली होता है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। देशों में इस समय 11 बाघ आश्रय स्थल स्थापित किए गए। यहाँ पर बाघों का ध्यान रखा जाता है, उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती है। इनमें बाघों की संख्या वृद्धि के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिससे बाघों की संख्या बढ़ सके। कैसा रोमांचकारी होता है वह दृश्य जब आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पालतू हाथियों के काफिले में से किसी एक पर सवार और महावत आपको ऐसे घने और ऊंचे घास वाले जंगलों में ले जा रहा है जहां किसी भी समय बाघ आपके दाएं अथवा बाएं से निकलकर सामने आ जाता है। गिर के राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही लगभग 180 सिंह स्वच्छंद विचरण करते हैं। वहां सिंह, सिंगनियों एवं शावक एक झुंड होकर क्रीड़ाएं करते रहते हैं। कहते हैं कि कितना अच्छा लगेगा अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर घूमने जाएं, बहुत सारे हाथियों के झुंड हो, आप हाथी पर बैठे हो, वहीं पर आपके सामने से शेर आ जाए या आपके आसपास से बाघ गुजर जाए, कितना अच्छा लगेगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो गुजरात में स्थित है 180 शेर है वहां पर,
आराम से स्वतंत्रता के साथ घूमते हैं। वहां आप देख सकोगे कि शेर, शेरनिया यानी कि सिंघनिया, शेर शेरनिया और अपने शावक यानी कि उनके बच्चे एक साथ झुंड में रहते हैं, घूमते हैं, खेलते फिरते हैं। गुवाहाटी से 217 किलोमीटर दूर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणियों के लिए स्वर्ग है। मतलब यहाँ पर जो कांजीरंगा में यहाँ पर ऐसे रहते हैं जैसे कि स्वर्ग में रह रहे हो। यहाँ विचरण करते गैंडों, बाघों, जंगली हाथियों, भैंसों आदि को देखकर पर्यटक प्राकृतिक पक्षी लोक में पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये मतलब बहुत ही सुंदर बनाया गया है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे जानवरों को तो ऐसा लगेगा कि प्रकृति ने ही ये हमें पशु लोक दिया है और हम इसमें आराम से घूम रहे हैं। गैंडे के सींगों का प्रयोग औषधि बनाने में होता है। इन सींगों को प्राप्त करने के लिए गैंडों को निर्ममता से मारा जाता है। 2 सींग वाले गैंडे अब देश में विलुप्त हो गए हैं। पेरियार अभयारण्य केरल हाथियों के निवास के लिए प्रसिद्ध है। तो गैंडों के जो बच्चों, जो गैंडा होता है ना, उसके सींग से दवाई बनती है और उसके लिए लगातार लोग इन्हें मारे निर्ममता से, निर्दयता के साथ। और इसी कारण से जो 2 सींग वाला जो गैंडा है हमारे देश से गायब हो रहा है। आप वहां जाओगे ना पेरियार अभयारण्य, वहां पर आपको हाथी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सुंदर पेरियार झील में मोटर बोट में सैर करते हुए जब पास में ही आप हाथियों के बड़े झुंड को पानी पीते या क्रीड़ा करते देखते हैं तो रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाते। बहुत अच्छा लगेगा वहां पर आपको हाथियों में वो देखना। भरतपुर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर घाना पक्षी विहार दिसंबर से फरवरी मास तक बहुत दूर के शीत प्रदेशों से आए पक्षियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी देखने को मिलेंगे जो हमारे देश के नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं। विशाल झील में खड़े हजारों वृक्षों पर चहचहाते रंग बिरंगे पक्षियों के मध्य आप देवी लोक में पहुंच जाते हैं। अगर कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा, ऐसा लगेगा कि आप कोई अलग ही लोक में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। पेड़ों पर पक्षियों का चहचहाना, झील में पक्षियों का नहाना देखते हुए। जंगल को अभी भी बहुत भय की दृष्टि से देखा जाता है। जंगल नाम अभी भी विस्मयकारी, बहुत हम डरते हैं जंगलों में जाने से। हमारे लिए आश्चर्य होता है कि जंगलों में क्या होगा, कैसा होगा, किंतु वन विभाग के प्रयासों तथा सड़कों के जाल ने वनों को सुरम्य स्थलों के रूप में परिवर्तित किया गया है। लेकिन क्या हो गया है, अब जो वन विभाग है वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है, वनों में भी सड़कें बना दी गई हैं और जो वनों को बहुत सुंदर स्थलों में बदल दिया गया है। हमने अच्छे से जाना हमारी वन संपदा यानी कि पेड़ पौधों के विषय में। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से संपदा, संपत्ति, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, औषधीय दवा के पूर्णता, पूरी तरह से आश्रित, निर्भर, उन्मूलन, जड़ से उखाड़ देना। उपकरण, औजार, अंजल, क्षेत्र, प्राकृतिक, कुदरती, बंजर, अनुपजाऊ, भूशरण, भूमि का कटाव, अगम्य, जहां जाया ना जा सके, दृष्टिपात, नजर डालना, उपेक्षित, ध्यान न देना, व्यवहार, बर्ताव, हार्स, गिरावट, नियमित, लगातार, संरक्षण, बचाव, प्रति, बंजर, काष्ठ, लकड़ी, तीव्रता, तेजी से, निर्मित, बना हुआ, विहीन, के बिना, प्रयास, कोशिश, अभयारण्य, जहां पशु पक्षी स्वच्छंद घूम सके। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाली गोली को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। किसी भी देश के लिए उसकी वन संपदा कैसी होती है? अमूल्य, सामान्य, उपयोगी। तो ये होती है हमारी, या किसी भी के लिए देश की उसकी जो वन संपदा होती है वो अमूल्य होती है। आदिकाल का मानव किस पर निर्भर था? वनों पर, पर्वतों पर, नदियों पर। तो वो वनों पर निर्भर था। वृक्षों को क्यों काटा गया? कृषि भूमि के लिए, ईंधन के लिए, उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, सभी के लिए काटा गया है ना, कृषि भूमि के लिए भी, ईंधन के लिए भी, उद्योगों के लिए भी। तो फिर या तो हम इसको कट कर देते हैं या फिर और लिख देते हैं दोनों सही, दोनों ही विकल्प सही हैं। वन विकास निगम किस लिए स्थापित किए गए हैं? काष्ठ उत्पादन के लिए, कागज उत्पादन के लिए, ईंधन पाने के लिए। तो ये काष्ठ उत्पादन के लिए स्थापित किए गए हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। किसी भी देश के लिए उसकी वन संपदा अत्यंत बहुमूल्य होती है। भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए वृक्षों का क्या हुआ? उन्मूलन
उन्मूलन आरंभ हुआ? अगला है सन 1952 में एक स्पष्ट वन नीति की घोषणा की गई। भारत में 16 राष्ट्रीय उद्यान एवं 172 अभयारण्य हैं। जंगलों को अभी भी बहुत भय की दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए लगा लेते हैं। भारत के लिए उसकी वन संपदा अमूल्य नहीं है, गलत। कृषि विकास के साथ साथ वनों का हाट होना आरंभ हुआ, बिल्कुल सही। भारतीय ये वनों को वर्तमान क्षेत्रफल देश की कुल भूमि का 22% है, बिल्कुल सही। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु मोर है, तो भारतीय नहीं भारत हो जाएगा। का राष्ट्रीय पशु नहीं पक्षी है मोर, तो यहाँ पर लिखा है तो पशु लिखा है तो गलत। नेक्स्ट है गैंडे के सींगों का प्रयोग औषधि बनाने में होता है, बिल्कुल सही। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से जो हमारे देश की वन संपदा है वो हम सभी के लिए अमूल्य है। आशा करती हूँ आप उसको बचाने का प्रयास करेंगे, आप भी कभी ना कभी कोई ना कोई पेड़ लगाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।